हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज थोड़ा इत्मीनान से बात करेंगे इस पूरे यूनाइटेड पे। एक तो पता है, मीडिया सबसे बढ़िया काम पता है क्या करती, कंफ्यूज करने का। मतलब 7:30-8 बज रहे थे जब रूटर्स की एक्चुअली में पहली बार एक्सक्लूसिव अपडेट आई थी। पहले मैं तो राउटर बोलता था इस वेबसाइट को। रूटर्स है भाई, ऑफ कोर्स इनकी मैंने वेबसाइट को थोड़ा सा सेव कर लिया। मैंने कहा जब यार वीडियो बनाऊंगा उससे 1-2 घंटे पहले पढ़ूंगा, जिससे दिमाग में थोड़ा सा सिस्टम सा बना रहे। उसके बाद से लेके अब तक 250 लोगों ने अपने हिसाब से 250 लोग बता दिया उन्होंने कि भाई ये चीज हो गई है, ये चीज हो गई है, और सब के सब कुछ ना कुछ यहां पर प्रूव करने की कोशिश है। अब देखो, जब भी ऐसा इतना बड़ा मामला होता है ना, वहां पर आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सिंप्लिसिटी। और आज के एपिसोड में ना बारीक से बारीक डिटेल करके मैं अपने आप को यहां पर ओवर हैंडसम या फिर ओवर स्मार्ट नहीं समझूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस एपिसोड में हम लोग बहुत बेसिक डिटेल से बात करेंगे कि ये पूरा कंसेप्ट स्टैंड कहां करता है। मतलब अगर अभी मैं तुमको हाल बताऊं तो इंग्लिश मीडिया एक तरफ है और बीबीसी, मतलब ऐसे बीबीसी भी इंग्लिश मीडिया है, लेकिन बाकी के अगर कुछ गिने चुने रिपोर्ट्स की बात करें, रूट ऑफ कोर्स इसका तुमको पता होना चाहिए कि इस पूरे मामले का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो रूटर्स की यहाँ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लेम करी हैं और उसके बाद ही चीजें उसके ऊपर बनती चली गई। अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं। अगर रूटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 3-4 चीजें क्लेम करी हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्लेम करी है कि जो शेख जसीम यानी कि अल-थंथनी, यानी कि अगर कतर के अगर इन्वेस्टमेंट उनके बिड की बात करें तो वो अब उस लाइन पे आती हुई दिख रही है जहां पर ग्लेजर्स को चाहिए। दूसरा क्लेम उन्होंने ये करा है कि अभी ऐसा भी कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या अगर सर जिम रैटक्लिफ की बात करें यानी कि इनियोस की बिड की बात करें तो उन्होंने हार मान ली है या नहीं मानी है। वो ये मानते हैं कि इवन इफ अगर हम थंथनी की बात करें तो वो यहां पर जीत तो रहे हैं, लेकिन ये चीज पलट सकती है अगर सर जिम रैटक्लिफ एक और बिड मार दे या फिर कुछ ऐसा करे जो कि लाइक एक्सपेक्ट ना हो कतर को। अब ऐसे में काफी लोग, मैं पहले बता दूं, काउंटर कर रहे हैं कि सर जिम रैटक्लिफ पहले ही हार चुके और इसीलिए उनका पीआर कुछ कर नहीं पा रहा। अब इसमें मेरा यहां पर यह है कि देखो, सर जिम रैटक्लिफ कभी आउट एंड आउट जीत भी नहीं सकते। मतलब उनको पता है, देखो सीधी सी बात है, सर जिम रैटक्लिफ एक, इसका मैं कैसे बताऊं, पॉलिटिक्स में इट्स लाइक मेजोरिटी वर्सेस कोलिशन सरकार, वो वाला हिसाब हो जाता है कि ठीक है यार, थोड़ी 2-3 सीटें तुम ले लो, बाकी की हम ले लेते हैं, ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वो जिसका जो आदमी ही कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे क्लब को खरीद रहा है, उसका क्या पीआर इस पीआर को आउटबिड कर सकता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, गोंजालो हिगुएन इज बेटर देन लियोनेल मेसी। इस पीआर को हिगुएन कैसे प्रूव करेगा, ये तो मेरे सर के परे है। खैर, अगर हम तीसरे यहां पर क्लेम की बात करें तो वो ये मानते हैं कि अब एक कुछ सर्टेन समय के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ, अगर यहां पर ग्लेजर्स की बात करें, मतलब यूनाइटेड एज ए क्लब सिर्फ कतर के साथ नेगोशिएट करने वाला है। और ऐसे जब एक्सक्लूसिव टाइम पीरियड दिया जाता है ना, तो काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि भैया फिर डील एंड पे आ गई है और डील अब कभी भी अनाउंस हो सकती है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज बताना है, तुम ये सोचो कि लाइक रूटर्स को प्रूफ करने में, मतलब ये वाली वो वाली बात आ जाती है। मेरे को आज भी याद है जब मेसी वाला हिसाब बन रहा था तो जेरार्ड रोमेरो इज द गोट, इस चीज को प्रूव करने में खैर सबने यहां पर एविडेंस देने स्टार्ट कर दिए। कुछ अच्छे भी थे, कुछ प्रूफ भी हो गए, लेकिन कुछ यहां पर मेकअप बनाए जा रहे थे। लेकिन यहां पर रूटर्स के फेवर में एक जो काफी अच्छा बताया जा रहा है वो ये है कि बहुत पहले की बात नहीं है, बल्कि अगर हम यहां पर अगर पिछले साल की बात करें, जब चेल्सी यहां पर ऑन द सेल थी, तो उसमें 29 अप्रैल को यहां पर पहली रिपोर्ट आती है रूटर्स की, जिसने कंफर्म किया था कि एक्सक्लूसिव अब यहां पर टॉड बोली का जो कंसोर्टियम है वो चेल्सी को खरीदने वाला है। और उसके एक हफ्ते के अंदर यानी कि 6 मई को ये डील ऑफिशियल भी हो गई। और इसी चक्कर में यहां पर यह बताया जा रहा है कि रूटर्स का जो, अगर आप बात करोगे इस पूरे अखबार की और इस पूरे सीन की, वो यहां पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि पहली चीज तो यह कि इन्होंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, तो आप यहां पर डेटा को देखोगे तो ये आगे भी सही प्रेडिक्ट करेंगे। और दूसरी चीज जो कि आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो अगर आप शेयर प्राइस देखोगे यूनाइटेड का तो 27 पाउंड जो भी उनकी करेंसी है उस पे चल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। यहां पर ऑफकोर्स 15% का उछाल देखने को मिला है और अब लगभग हॉल्ट भी कर दिया गया है इस चीज को देखते हुए। अच्छा, चौथी चीज उन्होंने जो क्लेम करी है वो यहां पर ये क्लेम करी है कि अब यहां पर अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल मामला ये है कि यहां पर जो कतर के डेलीगेट्स हैं वो इस डील को कंप्लीट होता हुआ मान रहे हैं। अब इस 5 पॉइंट की रिपोर्ट पे पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब सबसे पहले तो यहां पर मैं तुमको एड ऑन पॉइंट्स और बता देता हूं। आज ये भी हुआ है कि जो अगर हम 912 फाउंडेशन की बात करें, जो फाउंडेशन है उसको भी अब पूरी तरीके से रजिस्टर्ड
कर दिया गया और इस पे भी घमासान हो गई। अब खैर इस पे सर्टेन मीडिया की बात करें, अगर हम पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडिया की बात करें, तो वो ये क्लेम करता है कि एक्चुअली में यहाँ पर अगर इस फाउंडेशन की बात करें, जो कंपनी रजिस्टर की बात हो रही है, तो बहुत पहले की और इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। लेकिन इसी डॉक्यूमेंट को क्लेम करते हुए और उसमें फ्रेज करते हुए उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिकली ये आज ही रिसीव हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि है 15 जून 2023। और ऐसे में काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो फॉल्स नैरेटिव है कि ये आर्टिकल बहुत पहले का है, नहीं, कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात आज ही हुई है और आज ही कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टर भी बनाए गए हैं। ऐसे में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर ये सारी ही चीज़ें इतनी तेज स्पीड से चल रही हैं, शेयर प्राइस का ऐसे उछाल होना, कंपनी का आज रजिस्टर होना, एक्सक्लूसिव टाइम पीरियड मिलना, खैर एक्सक्लूसिव टाइम पीरियड की बात करें तो तुम टेलीग्राफ, गार्जियन, BBC इन सबको कह सकते हो, इन्होंने मना करिए, बट स्टिल अगर मेजोरिटी इधर वाली रिपोर्ट्स की बात करें तो अभी भी कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव टाइम, ये सब चीज़ एक ही तरफ कंफर्म करती हैं कि भैया ग्लेजर्स यहाँ पर अब फाइनली अनथंथनी, यानी कि अगर हम कतर की बात करें तो उसको यहाँ पर ऑफर एक्सेप्ट करती हुई दिख रही है और यहाँ पर क्लब की कमान देती हुई भी दिख रही है। अब तुम सोचोगे कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पहली बात तो ये है कि ये डील इतनी, अगर ऐसा काफ़ी लोग कहोगे यार अगर सर जिम रैटक्लिफ इतने पहले से हार रहे थे तो अभी तक ये डील रगड़ क्यों रही है। अब इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो, कतर के पास पैसा बहुत है, लेकिन कतर को ये पैसा बहुत है, ये क्लब में लगाना है, ग्लेजर्स की जेब में थोड़ी लगाना है। उनको पता है कि ग्लेजर्स यहाँ पर इतने ग्रीड है, इतने लालची हैं कि साले कहीं ना कहीं मान ही नहीं रहे। और ऐसे में तुम्हें देखो, पिछले साल का जो एनुअल रेवेन्यू था उसका 10 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है अगर आप बिजनेस टर्म्स की बात करते हैं। ओवरऑल देखो, मैंने ज्यादा नंबर्स की बात यहां पर इसलिए नहीं करी है क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा बदल रही हैं और इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि यहां पर अगर एक चीज 5 लोग इसको बोल रहे हैं तो 10 लोग उसको काउंटर करने की कोशिश में। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि अब कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कतर की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हो चुकी हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आप मूड की बात करो, शेयर मार्केट की बात करो, प्राइस की बात करो और पूरी चीज़ों की मीटिंग्स की बात करो तो यहाँ पर सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है कतर के लिए। खैर अभी भी तुम मान के चलो कि ये उतल पुतल, ऊपर नीचे नीचे पापट जो भी होता रहेगा ये अगले 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हाँ, एंड गेम या कंक्लूसिव फेज में हम अब एंटर कर चुके हैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेल की बात है। खैर इसी के साथ यहाँ पर अगर लियोनेल मेसी से बात करते हैं तो भाई फॉर्चुनेटली कि यहाँ पर भाई मैंने पहले 10-15 मिनट का ही मैच देखा था और पहले भाई मेसी ने रिकॉर्ड बनाया है भाई अपने करियर में। मतलब मेरे को नहीं पता था, आई थिंक कि मेसी ने इससे जल्दी गोल नहीं मारा था। आई थिंक इससे पहले के रिकॉर्ड की बात करें तो इट वाज इन चैंपियंस लीग अगेंस्ट चेल्सी, जहां पर लगभग 2 मिनट 16-17 सेकंड के आसपास उसने गोल मारा था। लेकिन यहां पर भाई 80 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट 19 सेकंड के अंदर लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गोल मारा है चेल्सी में। खैर इंपॉर्टेंट, चाइना में, क्या कर रहा हूं मैं, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 3 साल बाद यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है एंड ऑफ कोर्स कोविड वगैरह के चक्कर में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि भाई बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, लगभग 70-71 हज़ार लोग आए थे देखने के लिए। और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है अर्जेंटीना का मैच हो, और चाहे वो चाइना में खेल रहे हो, चाहे वो बेल्जियम में खेल रहे हो, चाहे वो कोलकाता में खेल रहे हो, चाहे वो रुड़की में खेल रहे हो, चाहे वो अलीगढ़ में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, अपने घर से कितनी दूर खेल रहे हो, अर्जेंटीना का मैच है तो वहां पर होम अर्जेंटीना का ही होगा, लोग अर्जेंटीना के ही ज़्यादा होंगे, ये समझ लो तुम। ये बड़ा हिसाब था आज। खैर इसके अलावा पता है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज लियोनेल मेसी से ये है, पूरे दिन आज लियोनेल मेसी भाई ट्रेंड करते रहे हमारे, वो इस चक्कर में ट्रेंड करते रहे क्योंकि लियोनेल मेसी की आज अगर पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इतनी ज़्यादा प्यारी थी। और कुछ अगर फेजेस की बात करो, ड्रिबलिंग की बात करो, एक पर्टिकुलरली एक सीन आता है जहाँ पर वो ड्रिबल करते हैं और गार्नाचो को सेटअप करते हैं, इवेंचुअली वो मूव फेल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर लोग काफ़ी कह रहे थे कि बंदा अभी भी अपने इक्वली प्राइम में खेल रहा है, लेकिन फिर भी भाई ने यहाँ पर MLS में जाने का डिसीजन क्यों लिया, इसका मोटिव खत्म हो गया कि इसका क्लब फुटबॉल से भरोसा उठ गया। अब देखो यहाँ पर मेरा बस इसके रिगार्डिंग एक सिंपल सा रिएक्शन है कि भाई देखो सीधी सी बात है, लियोनेल मेसी पिछले कुछ टाइम अगर 1-2 साल की बात करें, पर्टिकुलरली ये PSG वाला चैप्टर जब स्टार्ट होता है साफ पता चल रहा था कि उसका इंटरनेशनल फोकस बहुत ज़्यादा है। और आप अगर मान के चलो तो वो वाली चीज़ हो जाती है कि लाइक रियल मैड्रिड इन ला लीगा दिस, रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग दिस, ऐसी लियोनेल मेसी इन क्लब फुटबॉल लाइक दिस। मतलब मोटिव की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, कहीं तुम मेरी ले लो अभी इस समय परफॉर्मेंस स्टैट्स दिखा के। और यहाँ पर लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल मोटिवेशन मेंटालिटी और कन्विक्शन यहाँ पर है, मतलब उसको आप बीट नहीं कर सकते।
ऑफ कोर्स ये बात तो देखो सच है कि लियोनेल मेसी MLS चला गया यूरोपियन फुटबॉल को छोड़ के, दुख होता है, लेकिन यार गिव हिम अ ब्रेक भाई, गिव हिम अ ब्रेक भाई। इट्स लाइक यार अब उसका वही चीज़ है ना कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया, बैलन डोर भी जीत जाएगा और सब चीज़ तो उखाड़ ली। मतलब लिटरली अगर फुटबॉल की किताब लिखे तो और कितना पेज भरेगा भाई, वो कितना पेज भरेगा, मतलब उसकी किताब ही तो है, तारक मेहता थोड़ी है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। और ऐसे में अगर इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें तो उसमें उस चीज़ की हंगर है, इसकी तारीफ हमें करनी चाहिए। वो अभी भी कोपा अमेरिका को टारगेट कर रहा है और मे बी यहाँ पर वर्ल्ड कप में अभी भी अपने आप को देखता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अर्जेंटीना एज अ टीम अभी भी अच्छा काफ़ी खेल रही है और काफ़ी ज़्यादा रिदम में है। खैर इसी के साथ अगर बात करें अपने राज दुलारे की, भाई फुटबॉल तो कम खेलता है भाई, इंटरव्यू ज़्यादा देता है, उस हिसाब ही नहीं है भाई। मैं आने वाले टाइम में अगर एम्बापे लिटरली हमारे इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी किसी पॉडकास्ट में आ गया, आई विल नॉट बी शॉक्ड। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अपने चैनल पे लाइव करने से पहले एम्बापे लाइव जरूर आ जाएगा। अब वो किसी के चैनल से भी आ सकता है, ये कंफर्म है, मेरे को ऐसा लग रहा है, वो इतने इंटरव्यूज दे रहा है। खैर जोक्स अपार्ट, अब पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ज़्यादा नहीं चला, मेरे ख्याल से 11-12 मिनट का ये पूरा इंटरव्यू होगा, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और वहाँ पे ऑफकोर्स सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सवाल में बताया गया कि स्पेनिश जो जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पर अलाउड नहीं था एम्बापे से सवाल पूछना, लेकिन सवाल तो फिर भी उसी के रिगार्डिंग पूछे गए। और स्टैटिक अगर सीक्वेंस वाइज मैं बात करूं तो सबसे पहले एम्बापे ने ये चीज़ कंफर्म करी कि देखो यार, मेरे को ये नहीं पता था कि लेटर किसी को ऑफेंड कर देगा, बल्कि उसने किल वर्ड यूज़ किया था कि किसी को मार देगा या ऑफेंड करेगा। लेकिन मैंने तो लेटर बस अपने आप को कंफर्म करने के लिए लिखा था, और लेटर से अब किसका क्या रिएक्शन है वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई तुम लेवल देख रहे हो एम्बापे कितना एग्रेसिव जा रहा है। दूसरी चीज़ एम्बापे ने ये बोली कि देखो मेरा तो अभी भी मोटिव यहाँ पर PSG में रुकने का है, एट द मोमेंट मैं तो PSG में ही रुकूंगा। खैर इसके रिगार्डिंग ये बताया गया कि पूरी तरीके से कतर कन्विंस्ड है कि भाई नई डील साइन कर या फिर तेरे को अभी हम सेल कर देंगे। नई डील साइन कर मतलब प्रेशर यहां पर एम्बापे बनाया जा रहा है कि नई डील साइन कर। मतलब तुम समझ रहे हो कितने बड़ी ईगोज यहां पर क्लैश कर रही है कि कतर एम्बापे को कन्विंस कैसे कर सकती है कि या भाई तू या तो अभी नई डील साइन कर, नहीं तो हम सेल कर देंगे। आई थिंक इस मोड़ तक बात आ गई है, तो आई डोंट थिंक कि यहां पर एम्बापे नई डील साइन करने वाला। मतलब कैसे करेगा, तुम समझो कैसे करेगा। मतलब इट्स लाइक कि एट द एंड ऑफ जितना भी हमने पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री देखी है, अजीब नहीं हो जाएगा कि अगर PSG के धमकाने पे एम्बापे कुछ चीज़ कर दे। मतलब दैट वुड बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब कोई ये थोड़ी कहेगा कि PSG ने भाई एम्बापे ने अपनी लॉयल्टी बना के रखी है, एम्बापे का जो डेडिकेशन है PSG के लिए वो बहुत सही है। सब लोग यही कहेंगे कि PSG की धमकी से एम्बापे डर गया, तो और वो चीज़ हो गई। और ऐसे में मतलब यही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे कि 2021 में कि मैं रियल मैड्रिड का फ़ैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर 2022 में एंड मोमेंट में फ्लोरेंटिनो पेरेस को अपोलोजाइज करना कि भाई मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, और उसके बाद PSG के बेचने की धमकी से डर के PSG के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, स्टोरी बन नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं बन रही। खैर ये भाई फुटबॉल और पॉलिटिक्स दो ऐसी चीज़ें, अगर एक साथ मिल जाए तो कुछ अलग ही करके दिखा देंगे। खैर इसके बाद उसने ये भी चीज़ कही कि मैक्रोन चाहता तो था, इमैनुअल मैक्रोन चाहते तो थे कि भाई मैं रुक जाऊं, लेकिन उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 7वां सीजन है PSG में, तो मेरे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर इसी के साथ यहाँ पर एम्बापे ने ये भी चीज़ कंफर्म करी है कि देखो अभी के तौर पे तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर PSG ही मतलब रुकूंगा, और मेरा बस एक ही मोटिव था कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर बस इनको ये कंफर्म कर दूं कि भैया देखो मैं अगले साल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूँगा, मेरा बताना तुमको बिल्कुल सिस्टम है। उसने ये भी चीज़ कहा कि अब कैसा रिएक्शन है और लोग मेरे को किस चीज़ पे यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनको मेल लिखूँ, मैंने लिख दिया, मैंने अपनी चीज़ों से अपने आप को क्लियर कर दिया। तो ओवरऑल एम्बापे अभी भी एग्रेसिव जा रहा है, और फ्रेंच मीडिया को बांट दिया गया है कि भाई ठीक है ये PSG के माउथ पीस है और ये यहाँ पर एम्बापे के माउथ पीस हैं। पर्टिकुलरली बताया जा रहा है कि ले पेरेजियन और ले वगैरह ये अभी कतर की साइड है, PSG की साइड है, और अगर RMC स्पोर्ट वगैरह की बात करें तो ये थोड़ा एम्बापे के प्रो बन रहे हैं। तो ऐसे नैरेटिव को बिठाया जा रहा है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।